अच्छा, तो हम लोग लॉगिन करना पड़ेगा। अच्छा, इसी बहाने आज एक चीज़ और देखो, ध्यान से देखो एक चीज़ की, ये पेज कैसा दिख रहा है? सेल्स है, मार्केटिंग है, सर्विस है, प्रोडक्टिविटी है, अबाउट है, इस तरह से है कि नहीं है? सब कुछ दिख रहा है? अच्छा, एक काम ये करो, देखो ज़रा, राइट क्लिक करते हैं, पेज को क्या करते हैं? इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट में ध्यान से देखो, एक यहाँ बटन बनी हुई है, बटन बनी है कि नहीं? ये दिख रहा है? इस पर क्लिक करते हैं और जरा ध्यान से देखो, जैसा पहले दिख रहा था वैसे अब में अंतर है या नहीं? ध्यान से देखो सब लोग, पहले मतलब ये कुछ ऐसा खुल रहा है जैसा मोबाइल पे agilecrm.com को खोलोगे, है ना? और इसके पहले एक काम और करते हैं, यहाँ देखो एजाइल सीआरएम यहाँ भी खुला है, सेम पेज, यहाँ पे कुछ ये सब लिखा है कि नहीं लिखा है? सोचो, और ये खुला है एजाइल सीआरएम मोबाइल पे। अगर मोबाइल पे भी इतना ही लिखा होता तो पेज को यूज करना थोड़ा टफ नहीं हो जाता भाई? जैसे मान लो फ्लिपकार्ट है या ऐसा, जैसे ये एप्लीकेशन है, तुम देख रहे थे यहाँ पे 10-12 नाम आ रहे हैं कि नहीं? मॉड्यूल, सब मॉड्यूल के 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं कि नहीं? अब 8 आएंगे तो जगह लेंगे ना। अगर यही 8 ठो यहाँ लिख दिए आने लगे तो क्या होगा? जगह ज़्यादा हो जाएगी, स्क्रीन पे तो कम जगह है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? पेज स्क्रॉल भी तो होते हैं, ऊपर नीचे भी स्क्रॉल करते हो और लेफ्ट राइट भी क्या करते हो? स्क्रॉल करते हो। तो तुमको चीज़ लेफ्ट राइट क्या करनी पड़ेगी? स्क्रॉल करनी पड़ेगी ना। और किसी भी एप्लीकेशन का यूजर एक्सपीरियंस लेफ्ट राइट स्क्रॉल करने का कभी अच्छा नहीं होता। आदमी को ये पसंद है कि इस तरह से क्या करे, वो पेज को स्क्रॉल कर ले, लेकिन उसको ये नहीं पसंद है कि पेज को ऐसे ऐसे पढ़ें, फिर ऐसे ऐसे पढ़ें, इस तरह से उसे पसंद नहीं। लेकिन सारी चीज़ दिखाते तब। अब लेकिन ये भी है यार, क्या मतलब वही है कि चीज़ ज़्यादा है तो दिखाओगे ही नहीं, दिखाना भी है। लेकिन देखो जरा ध्यान से, यहाँ 3 लाइनें बना दी हो कि नहीं? इन 3 लाइनों पे जरा क्या करो, क्लिक करो इसी पे। अब वही सारी चीज़ आ गई कि नहीं आ रही? अब सारी चीज़ वही आ रही है कि नहीं आ रही? तो बहुत से एप्लीकेशन तुम्हें ऐसा फील होगा, उसी एप्लीकेशन को लैपटॉप पे खोलोगे तो थोड़ा अलग सा दिखेगा, टैब पे खोलोगे थोड़ा सा अलग सा दिखेगा, हैं, टीवी पे खोलोगे थोड़ा सा क्या दिखेगा? अलग दिखेगा। मोबाइल पे देखोगे थोड़ा सा क्या दिखेगा? अलग दिखेगा। अलग अपने आप नहीं हो गया है, उन लोगों ने इसे अलग अलग बनाया है कि जैसी डिवाइस रहे, जैसी उसकी साइज रहे, उसमें कैसे मेरी चीज़ें फिट हो जाएं और यूजर को यूज करने में भी क्या हो? आसानी हो। तो उन्होंने, जानते हो डेवलपर्स ने क्या किया है? जो डिज़ाइनर है, जिसने डिज़ाइन बनाया है पेज का HTML, उसने डिज़ाइन को ऐसा बनाया है कि जब तुम यूज करते हो, रिक्वेस्ट यहाँ से जाती है ना, कोई सॉफ्टवेयर यूज करो रिक्वेस्ट जाएगी ना, रिक्वेस्ट जाती है तो उसको पता चल जाता है कि रिक्वेस्ट आई कहाँ से है, उसकी साइज क्या है। रिस्पॉन्स में HTML उसकी थोड़ी अलग आती है। ऐसा नहीं हर मोबाइल के लिए अलग अलग कर रखा है, लेकिन हाँ जरूर ऐसा बांट रखा है कि 6 इंच वालों के लिए अगर स्क्रीन साइज 4 से लेके 6 इंच है तो इस तरह से आएगा, 8 इंच से लेके 12 इंच तक है तो इस तरह से आएगा, 12 इंच से लेके 16 इंच तक साइज है या 20 इंच तक साइज है स्क्रीन की तो उसमें इस तरह से आएगा। इसको क्या बोलते हैं वो लोग जानते हो? डेवलपर्स कहते हैं हम एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं। क्या बोलते हैं?
यहाँ लिख लेना भाई, इंटरव्यू में पूछते हैं एकदम। क्या रिस्पॉन्सिव, वो डिवाइस और डिवाइस की डिस्प्ले की साइज के हिसाब से एप्लीकेशन को एडजस्ट करके ओपन करता है। तुम देखो ध्यान से यार, यही आपके सामने है। ये जो 3 लाइनें दिख रही थी ऐसे ऐसे ऐसे, वो भी तो एक एलिमेंट है, वो भी तो क्या है, एलिमेंट है। राइट क्लिक करोगे इंस्पेक्ट होगा, उसका भी HTML होगा, लेकिन वो यहाँ तो नहीं दिख रहा। और वही पेज जब इस साइज में खोला जा रहा है मोबाइल पे, मोबाइल की साइज में खोला जा रहा है, तो वहाँ 3 लाइनें अपने आप नहीं पैदा हो रही हैं। जो वहाँ सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें 3 लाइनें आ रही हैं, क्योंकि इस तरह से यूज करना मोबाइल वालों के लिए अक्सर ऐसा रहेगा। फ्लिपकार्ट में देख लो, अभी flipkart.com यहाँ खोलो, कैसा खुलता है देखो। इस तरह से खुल रहा है ना। वही flipkart.com जरा मोबाइल पे खोल के देखो, या इस साइज में खोल के देखो। कुछ अलग नहीं है। देखो ध्यान से, इधर आ जाओ तो ये सब दुनिया भर की चीज़ें दिख रही है कि नहीं। फैशन वैशन क्या है, किलोज यहाँ भी दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है। शायद ये चीज़ यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से अच्छे ये दिख रहा है। मतलब कुछ अलग पेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। उन्होंने स्क्रीन साइज और डिवाइस के हिसाब से भी चीज़ों को क्या कर रखा है, कस्टमाइज कर रखा है। और इसी को बोलता है डेवलपर क्या, या डिज़ाइनर बोलता है कि हमने जो डिज़ाइन बनाई है, ये जो एप्लीकेशन है, ये क्या है, रिस्पॉन्सिव है, सब में एक जैसा नहीं है। वो देखता है पहला कि आपकी डिवाइस कौन सी है, क्या ये है, लैपटॉप है या मोबाइल है या टीवी है, और उसके हिसाब से वहाँ आता है, जिससे कस्टमर को यूज़ करने में क्या हो, आसानी। ये कौन करता है, डिज़ाइनर या डेवलपर, जो भी बोलो, वही लोग बनाते हैं इसको, है ना। तो हमको इसे टेस्ट भी करना होता है। क्या करना होता है, टेस्ट करना होता है। और इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग, या बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। देखो रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग एक वर्ड चलता है, या टेस्टिंग रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन या रिस्पॉन्सिव पेज टेस्टिंग। वैसे देखो ब्राउज़र के हिसाब से जल्दी ज़्यादा कोई चेंज नहीं करते हो, लेकिन हाँ स्क्रीन साइज का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, इसीलिए उसके हिसाब से ज़रूर चेंज करते हैं। तो हम लोग टेस्टिंग भी ऐसे करेंगे। उसी जब हमसे कहा जाएगा कि एप्लीकेशन क्या है, सर टेस्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, तो हम लोग को टेस्टिंग करेंगे ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लैपटॉप पे टेस्ट करके देखेंगे, फिर मोबाइल पे। अगर हमारे पास रियल डिवाइस अवेलेबल है तब तो क्या है, अच्छी बात है। अगर मान लो हमसे कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन को टेस्ट करके देखो यार कि मोबाइल साइज़ में, लैपटॉप की साइज़ 12 इंच में, 16 इंच में, इस डिस्प्ले पे, इस रिजोल्यूशन पे सही सब कुछ आ रहा है या नहीं, जैसा आना चाहिए वैसा आ रहा है या नहीं। तो एक तो रास्ता ये है कि हम लैपटॉप पे टेस्ट कर लिए। मोबाइल पे टेस्ट करना है तो कंपनी हमें क्या देगी, मोबाइल देगी। अगर वो टेस्ट करा रही होगी 3 अलग अलग मोबाइल पे, टैब पे, इस पे, तो ऑफिस में जाओगे तो तुमको वो देंगे। हम दिन भर टेस्ट करते हैं, शाम को उनको वापस करके फिर क्या चले आते हैं, घर चले आते हैं। तो या तो फिर कई बार ऐसा होगा, वो कहेगा यार हम इतनी अलग अलग साइज के इतने डिवाइस हमारे पास नहीं है। तो एक ऑप्शन यहाँ देख रहे हो क्रोम देता है। क्रोम में जब भी किसी पेज को क्या करोगे, तुम इंस्पेक्ट करोगे, देखो ध्यान से, तो उस कंडीशन में यहाँ पे एक होता है किसका, साइज सेलेक्ट करने का। देखो यहाँ साइज, यहाँ देखो आ रहा है क्या डायमेंशन चाहते हो, 400 बाई 650, 100% चाहते हैं कि 125% है। मतलब जिसके हिसाब से है, अपने हिसाब से हम उसकी साइज़ क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद हम इस पर चला के देखेंगे, जैसे हमको, हम जैसे ये मेरे एक्सपेक्टेड में है कि जब 6 इंच या 8 इंच साइज का वो रहेगा तो पूरी चीज़ ना आए, तब क्या आए, इस तरह से 3 क्या आ जाए, डॉट, 3 लाइनें आ जाए ना, 3 क्या आ जाए, लाइनें। लाइनों पे क्लिक करें तब खुले, तब हम उसमें जाके क्या करें,
काम करें, वो कस्टमर के लिए ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि उसको इधर और लेफ्ट और राइट क्या करना, स्क्रॉल करना। उससे अच्छा है कि वो दिख जाता है एप्लीकेशन में। आजकल देखो 3 लाइनें रहेंगी, क्लिक करोगे एक सेक्शन खुल जाएगा, उसमें से फिर देखा अच्छे पे क्लिक किया वो आ। ये एक्सपीरियंस यूजर का, मतलब यूजर इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग क्या है, तो बस इतना बोलोगे इसमें कि हम उस एप्लीकेशन को डिफरेंट स्क्रीन साइजेस और डिफरेंट उस पे रिजोल्यूशन पे टेस्ट करते हैं, देखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग। और कोई गलत और कुछ अलग इसमें नहीं होता है। वो पूछेगा हैं किसको, वैसे उसको बोलने के लिए एक वर्ड चलता है, ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम वैसे 3 लाइनों को भी बोलते हैं, या कई बार कई जगह पे तुमको 3 क्या दिखेंगे, लाइन नहीं दिखेंगे, 3 क्या दिखाई देंगे, डॉट दिखाएंगे। अक्सर क्या बोलते हैं, ब्रेड क्रम। तो यही हम बस टेस्ट करते हैं कि यार देखो इस साइड पे पूरा नहीं आना चाहिए, ब्रेड क्रम आना चाहिए। ब्रेड क्रम पे क्लिक करो तो चीज़ खुल के दिखनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्या करें, ड्रॉप डाउन नहीं बोलेंगे इसको, हम लोग बोलते हैं 3 डॉट बोल दो, या फिर हम लोग क्या, ब्रेड क्रम। जैसे ये देखो ये आ रहा है, लेकिन देखो इस साइज पे आ रहा है, फुल साइज पे नहीं आ रहा है, क्योंकि फुल साइज पे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अरे जब इस पे आओगे, मान लो यहाँ पे आके जरा क्या करो, लॉगिन करो, लॉगिन करके अंदर जाओगे तो अंदर वाला पेज यहाँ ऐसा खुल रहा है ना, उसमें ऐसा खुलेगा नहीं। एक काम करते हैं, यही ओपन करके दिखाते हैं, इसमें देखो कैसा खुल रहा है। और ऐसा नहीं कि गलत है कुछ, या अपने आप हो रहा है, भैया डिज़ाइनर ने, डेवलपर ने मेहनत करके इसको ऐसा बनाया है कि इस डिवाइस पे ऐसा खुले, क्योंकि ऐसा यूज़ करने पे कस्टमर को ये चीज़ ज़्यादा यूज़ करने में क्या लगेगी, इजी लगेगी और ज़्यादा स्मूथ लगेगी। देखो अब ये लोग कैसे बनाए कॉन्टैक्ट, अब लेकिन ये ऐसा नहीं हर एप्लीकेशन में होगा। जिसको रिस्पॉन्सिव, उन लोगों ने जिस पेज को एप्लीकेशन के बनाया होगा, वहाँ ये चीज़ ऐसे काम करेगी। और अच्छे एप्लीकेशन जब बनते हैं तो उनके वो लोग कोशिश करते हैं जिन एप्लीकेशंस को, जैसे कुछ पूरी दुनिया यूज़ करने वाली है, तुमको पता है ना यार, यूज़ करने वाला कोई भी हो सकता है, कोई डेस्कटॉप पे यूज़ करेगा, कोई लैपटॉप पे यूज़ करेगा, कोई मोबाइल पे यूज़ करेगा, कोई कहीं यूज़ करेगा। तो वो लोग उस हिसाब से बनाते हैं क्या, उसको रिस्पॉन्सिव की, जैसा एप्लीकेशन, जैसा डिवाइस रहे, जैसी साइज़ रहे, उसके हिसाब से वो अलग खुले, जिससे उसको यूज़ करने में क्या हो, आसानी। ठीक है, तो आज से जान जाओ, रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग बस इतनी है और कुछ नहीं। और पूछेगा अगर मोबाइल या डिवाइस नहीं है तो कोई बात नहीं, कह देना जी हम जब इसको क्रोम को डेवलपर मोड में ओपन करते हैं या इंस्पेक्ट करते हैं, या देखो एक होता है F12 करो, क्या F12 किया तो अपने आप क्या आ गया है, ये इंस्पेक्ट हो गया वाला। इसी को बोलते हैं क्या, डेवलपर मोड। जो इंस्पेक्ट नहीं करते इसे क्या बोलते हैं, डेवलपर मोड। तो डेवलपर मोड ओपन करोगे, यहीं पे क्या होता है, यहीं पे डिवाइस कंट्रोलर टूल बार होता है, जहाँ से हम साइज़ क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि हमें कैसा चाहिए और कैसा नहीं चाहिए। ठीक है, और यही रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग है, और रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग में अलग से कुछ नहीं होता। अच्छा, एक काम करते हैं, यहीं ऊपर से देखते हैं कहाँ तक देखा था हम लोगों ने, काफ़ी कुछ तो देख लिए थे ना। और क्या है, सर्च कॉन्टैक्ट्स कंपनीज, एक ये भी है। ये किस लिए है, ये क्या है, गेट है। और इसमें देखो यार, ध्यान से देखो, गेट है ना, तो गेट के पास तुम्हें पता है बॉडी नहीं होती, गेट के पास सिर्फ क्या होता है, URL होता है। देखो बता रहा है कि ये गेट मेथड है, लेकिन देखो पैरामीटर्स की बात कर रहा है, मतलब समझ रहे हो,
गेट में पैरामीटर्स क्या हो गए, वही क्वेरी पैरामीटर वो बता रहा है। यार सब कहानी लिख रहा है ना, कह रहा है क्यू सर्च कीवर्ड, पेज साइज मतलब नंबर ऑफ रिजल्ट्स, और टाइप मतलब पर्सन या कंपनी क्या है। अब यहाँ से बहुत बात समझ में नहीं आ रही है ना, इसीलिए देखो ध्यान से। कर्ल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कर्ल में सब दिख जाता है। कर्ल में देखो जरा, कर्ल कॉपी करें, ये देखो, ये देखो, यही कर्ल का यूआरएल से हमें मतलब है। देखो हम ध्यान से क्या देखना चाह रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इसका यूआरएल क्या है, HTTPS है। ये जो डोमेन लिखा है ना, डोमेन का मतलब है यार वही तुम्हारा बेस यूआरएल, नहीं सॉरी, जो है ना क्या था ये, जो इन्होंने नाम रखा होगा .agilecrm.com, इतना हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, बेस यूआरएल। ये क्या हो गया, एंड पॉइंट। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क है ना। अब बता रहा है कि आप भेज सकते हो Q = AB, और ये बता रहा है Q का क्या मतलब है। Q का मतलब है सर्च कीवर्ड। जैसे मान लो कॉन्टैक्ट्स में हमें राहुल सर्च करना है, तो हम यूआरएल में क्या डालेंगे, Q = राहुल। ये देखो फॉर्मेट दे रहा है भाई, हवा में कोई बात नहीं हो रही है। ऐसे मनमानी नहीं कुछ भी लिख दोगे, QU लिख दोगे या कुछ लिख दोगे। वो बता रहा है कि अगर आपको कभी भी क्या करना हो, कंपनीज या कॉन्टैक्ट्स क्या करना हो, सर्च करना हो, तो उसके लिए बनाई गई ये एक रिक्वेस्ट है। और कैसी रिक्वेस्ट है, गेट। ये करती क्या है, ये करती ये है कि आप इसके यूआरएल में क्वेश्चन मार्क में क्या है, क्वेरी पैरामीटर, जहां से तुम ये बताते हो तुम्हें सर्च क्या करना है। सर्च और पेज साइज क्या है, पेज साइज का मतलब, मान लो ध्यान से समझो, कई बार हमको जैसे राहुल नाम से सर्च किए, अब राहुल नाम से वहां 25 कॉन्टैक्ट बने हैं, 25 कॉन्टैक्ट बने हैं, तो 25 तो आएगा उत्तर ना, कितने आएंगे। अब यहाँ पेज साइज बराबर क्या लिखा है, 10, तो 10-10 करके आएंगे। अगर हम पेज साइज बराबर क्या लिख दें, 50, तो कितने आएंगे, 50-50 करके आएंगे। अगर 15 है तो पूरे आ जाएंगे। हो सकता है 10 लिखें, 15 है तो कितने आए, 10 आए, 5 रह जाए। और तीसरा क्या है, एंड टाइप बराबर क्या, कंपनी, कि भाई टाइप में कंपनी का आपको क्या देना है। सॉरी, टाइप का मतलब यह है कि आपको सर्च कहाँ करना है, ये चीज़ कंपनी में सर्च करना है या पर्सन में सर्च करना है। तो आप बताओगे नहीं भैया हमको कहाँ सर्च करना है, और कंपनी में, तो यहाँ टाइप बराबर क्या, कंपनी। और यहाँ देखो, यहाँ पे कंपनी नहीं लिखोगे, सॉरी हाँ, और इसको भी तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो। कहाँ गया, तो भाई ये चीज़ याद रखना, क्वेरी पैरामीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये तो देखो तुमको यहाँ से दिख भी गया, पढ़ना सीखो इसको भाई। जहाँ जाओगे पढ़ना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट तो पढ़ोगे ना, हवा में थोड़ी काम करो, वहाँ थोड़ी हम खड़े होकर बता देंगे कि नहीं इसमें ये नहीं ये करना है। तुमको क्या करना होगा, ये पेशेंस ले आना होगा कि भैया इसी चीज़ को 5 बार 6 बार पढ़ें, और उसमें से तब चीज़ें समझ में आएंगी। देखो ये बता भी रहा है ये कि भाई ये इसका नाम है, पैरामीटर कितने हैं, 3 हैं, एक Q और एक पेज अंडरस्कोर साइज, और एक तीसरा क्या है, टाइप। और पैरामीटर हमेशा ही रहेगा ऐसे, क्वेश्चन मार्क लगेगा, और पैरामीटर नेम इक्वल्स टू वैल्यू, एंड पैरामीटर नेम इक्वल्स टू वैल्यू, एंड पैरामीटर नेम इक्वल्स टू वैल्यू। और इसके बाद फिर हम ये टेस्ट करके देखेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलो एक बार ट्राई करें। ये क्या है, ऐड रिक्वेस्ट। एक और बना दे, क्या नाम है इसका, कौन सा था भाई, सेकंड यार,
कौन सा देख रहे थे हम लोग? कॉन्टैक्ट वाली थी ना? कौन था? सर्च कॉन्टैक्ट्स कंपनीज। तो ये इसका है क्या? URL, हाँ सॉरी वही एंड पॉइंट। तो क्या करें, पहले डाल दे क्या? बेस, देखो पहले बेस URL डाल दे, तो बेस URL और फिर इसके बाद ये URL, इसके बाद फिर क्या? पैरामीटर। पैरामीटर कितने हैं? 3, क्यू, पेज साइज और टाइप। तो लिखो क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल्स टू जो तुम्हें सर्च करना हो, जैसे रॉ, और फिर क्या? एंड पेज अंडरस्कोर साइज इक्वल्स टू, जैसे मान लो तुम्हें क्या है 10, एंड और फिर क्या है? टाइप इक्वल्स टू, अगर सपोज करो क्या है? पर्सन। और इसे क्या करें हम? इसको सेव कर लें, बन गया। गेट में तो ऐसे भी आसान होती है। कुछ गलत है भाई? क्या कह रहे हो? ना ना, ये ऐसा नहीं, इंटरनल सर्वर एरर दे रहा है, ऐसा नहीं हमेशा वही नुस्खा काम करेगा। हाँ ऐसा नहीं है कि भाई रीस्टार्ट कर दो। तो जैसे यहाँ देखो 500 आ रहा है इंटरनल सर्वर एरर, हमारे तरफ से चीज़ें हम भेज रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो भी चीज़ भेज रहे हैं शायद उसके लिए कैटर करने के लिए उन लोग के पास कुछ नहीं है। एक काम करते हैं, पहले इसमें और एक डाल देते हैं क्या? एक्सेप्ट। हाँ हेडर ही तो, अच्छा पैरामीटर है। और अच्छा वैसे यहाँ पे क्या है, एक मिनट देखते हैं। पर्ल इन्होंने क्या बना के दे रखा है? टाइप इक्वल्स टू, मान लो अच्छा कंपनी ऐसा बना रखा है। इनका ही क्या मतलब है जानते हो? कुड नॉट फाइंड मैसेज बॉडी राइटर फॉर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप दिस। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ जरा एक्सेप्ट डाल दे पहले। क्या आ रहा है? 200 रिस्पांस आ रहा है। रिस्पांस कैसा आ रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है एरे ना, जावा में होता है ना एरे, स्क्वायर ब्रैकेट में एरे लिखा जाता है ना, तो एरे यहाँ जेसन में भी होता है, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट में। वो क्या आ रहा है? खाली कह रहा है राहुल नाम की कोई कंपनी नहीं है। अगर कोई कंपनी राहुल नाम की होती या कोई ऐसी चीज़ होता जो उस नाम से, मान लो यहाँ पे जितने भी कर हैं, एक बार जरा चेक करते हैं। और अच्छा एक काम करते हैं, टाइप कंपनी भी दे सकते हैं और क्या दे सकते हैं? पर्सन। अब देखते हैं सेंड करके। या आया है, कोई पर्सन है और उसका नाम देखो राहुल है ना। अब डिटेल आई कि नहीं आई ना? अगर नहीं वही होती तो आती, नहीं होती तो क्या आई? ब्लैंक है। ठीक है, और इसका नाम बदल दो सर्च कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट और क्या? कंपनी बाई। ये बन गया इसका क्या? अब ऐसे ही देखो, मतलब ये आगे बढ़ते चले जाओ। इसमें क्या है? एडिंग टैग्स टू अ कॉन्टैक्ट बेस्ड ऑन ईमेल। इसका मतलब हमको जो लग रहा है वो ये कह रहा है कि देखो पहले मेथड कौन सा है? पोस्ट है। जहाँ तक हमें लग रहा है ये कुछ ऐसा होगा कि कोई ईमेल आईडी बता दोगे और टैग बता दोगे, तो उस ईमेल आईडी पे जाके वो टैग क्या करेगा? ये लगा देगा। जैसे यहाँ देखो क्या दे रहा है, नहीं कुछ मिलेगा। अगर देखो अब यहाँ देखो पोस्ट है ना, ये क्या है? पोस्ट है। पोस्ट अगर होगी तो उसमें अक्सर हम बॉडी भेजेंगे ना। जब बॉडी भेजेंगे तो बॉडी किस में होगी? जेसन में हो सकती है,
XML में हो सकती है। लेकिन कल हमने एक चीज़ और दिखाई थी आपको याद करो क्या लिखा हुआ था, www-form-url encoded ना, वो भी एक टाइप है ना। तो देखो पहले इसमें आप, इसीलिए अगर बहुत कुछ कहीं से नहीं मिल रहा है, ध्यान किस पे दो, कर्ल पे। देखो कर्ल बता रहा है, क्या बता रहा है कि भैया URL तो मान लो आपका ये रहेगा, जो आप देना चाहते हो ये रहेगा। यहाँ तक ये हो गया क्या आपका एंड पॉइंट, वैसे ये शायद लिखा भी होगा, लिखा हो गया ये एंड पॉइंट। ये कौन सा, अच्छा देखते हैं, एडिंग टैग्स टू अ कॉन्टैक्ट, ये कल किए थे क्या, नहीं। एक और बनाते हैं क्या, ऐड रिक्वेस्ट, क्या लिखे नाम इसका, एडिंग टैग टू कॉन्टैक्ट, ठीक है, या कॉन्टैक्ट्स या कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसके बाद URL वही क्या, बेस URL, और इसके बाद ये हो गया, इसका क्या हो गया, URL मेथड कौन सा है, पोस्ट, तो गेट की जगह चेंज करके क्या कर दो, पोस्ट। और इसके बाद आ जाओ कहाँ, पैरामीटर कोई नहीं है, कोई बात नहीं, वैसे नई जो डिटेल है कर्ल में दिख रही है ना। और देखो बता रहा है कंटेंट टाइप क्या है, ये है ना, कंटेंट टाइप किसका होता है, बॉडी का होता है यार, जो रिक्वेस्ट की बॉडी है इसमें आके चेक करो कंटेंट टाइप क्या लिखा है, नन अभी है ना। इसको देखो रॉ मत करना, इसे क्या करना, एक्स वाला, हाँ x-www-form-url encoded, ये पैरामीटर हो गया। चलो ये हो गया। अब इसमें बता भी रहा है, इसमें आपको क्या भेजना है, ईमेल भेजना, क्या भेजना है, ईमेल भेजना है। और फिर एंड लगाया हुआ है, क्या भेज रहा है, कह रहा है टैग्स, या आपको ईमेल बताओ और टैग्स बता दो। और जरा इसको और पढ़ना सीखो इसको। तो ये क्या बता रहा है, ईमेल बराबर क्या बता रहा है, सैमसंग, इस तरह से बता रहा है ना। एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्या था नाम, ईमेल था, वैल्यू क्या डालें, एक काम करते हैं, हमारे इसमें कौन सी आईडी मिल जाएगी, मान लो जिस पे हम ऐड करना चाहते हो, जिस पे ऐड करना चाहते हैं एक बार देख लें। तो ये है हो गई मेरी क्या, ईमेल आईडी। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, एंड का मतलब दूसरा वाला क्या, टैग्स, और वैल्यू क्या डालें, ये टेस्टिंग, टेस्ट ओ करके डाला है। हम कुछ भी डाल सकते हैं, मान लो हमको लग रहा है जैसे ये जो कस्टमर है ये खरीदेगा वरीदेगा नहीं, बस टाइम पास कर रहा है, तो टैग क्या लगा दिए, टाइम पास, जिससे बाद में जो कस्टमर को देख कांटेक्ट तो उसमें टैग लग के आ जाएगा, भैया ये कौन है, ये टाइम पास करेगा, लेगा वेगा नहीं। हाँ लेकिन ये देखो यहाँ ये टैग्स की वैल्यू कैसे दी गई है, स्क्वायर ब्रैकेट में ना। चलो अच्छी बात है, ऐसे तुम भी दे दो, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट में एक वैल्यू है ना, हम वैल्यू दे देते हैं क्या, क्या टाइम पास कर रहा है, और दूसरी वैल्यू बता देते हैं क्या, जैसे अगर उसके बारे में कोई और बात तुम्हें लगानी, मतलब टैग लगाने का मतलब क्या, लेबल लगा दें कि हाँ, कि जैसे फालतू आदमी, चलो फालतू ही लिख दो, ठीक है, लिख दिया ना। अब इस कॉन्टैक्ट के साथ ये दो टैग क्या करेगा, ऐड कर देगा। जाके इस कॉन्टैक्ट को डिटेल देखोगे तो उसमें टैग में इसमें आएगा कि भैया क्या टाइम पास और फालतू। देखो कोई रिस्पांस नहीं आया, लेकिन अगर जाके चेक करोगे तो अब उसके साथ दो टैग जुड़ गए होंगे, देखा जाए,
204 का मतलब है नो कंटेंट, मतलब रिस्पांस कुछ नहीं आया है, लेकिन जो काम तुमने बोला वो काम वो क्या कर दिया है, हो चुका है। ये कैसे वेरीफाई कर सकते हो? यहाँ देखो, ये ईमेल आईडी है, सॉरी इसमें वही बहुत डिटेल आ रही है ना, एक जगह लेके तब देखते हैं। टैक्स है, यही ईमेल आईडी है। एक बार फिर से चलाओ, कहाँ ब्लैंक है? यहाँ तो वैल्यू है, यहाँ देखो कितनी वैल्यू है, 4 वैल्यू है ना, और कहीं ऐड टैक्स है, अच्छा टैक्स लीड है, लाइकली बायर है, अच्छा हाँ वहाँ है। देखते हैं जरा, इसमें तो टैक्स इसके साथ तो है टैक्स, ये टैक्स विथ टाइम है, वो भी उसमें खाली दिख रहा है ना। एक मिनट देखते हैं, टैक्स हो गए, एक सेकंड, यार हमने कल ईमेल आईडी वाली दी थी ना, कहाँ था? इस तरह से थोड़ा सा ईमेल चेक कर लीजिए जो हम लोग भेजे हैं। ये 204 आ गया, गेट में भी वही आना चाहिए, और फेच ऑल कॉन्टैक्ट्स में भी तो क्या आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए ना। चलो यही आईडी लेके सर्च कॉन्टैक्ट बाई आईडी, यार या तो हम लोग देखें, अच्छा क्या कह रहा है, सर्चेस फॉर द कॉन्टैक्ट बेस्ड ऑन द गिवन ईमेल एड्रेस एंड एड्स द गिवन टैग्स टू द कॉन्टैक्ट, यू कैन ऐड मल्टीपल टैग्स, टैग्स शुड बी सेंट एज एन एरे, ईमेल एड्रेस एंड टैग्स array should be sent as form parameter, content type this, tag name should start with an alphabet and cannot this using per, बता रहा है कि टैग्स एडेड सक्सेसफुली, तो इसको तो यार ऐड होना चाहिए, और अगर नहीं ऐड हो रहा है तो यही तुम्हारे लिए क्या होगा, डिफेक्ट होगा। यही सब तो डिफेक्ट है कि आप उसको किए, आपने गेट रिक्वेस्ट देख मारी, आपको चाहिए था कि वहाँ टैग ऐड हो जाना चाहिए था, नहीं ऐड हुआ, अब क्या करोगे? अब यही तुम्हारे लिए डिफेक्ट है, डिफेक्ट डालोगे, डिफेक्ट में बताओगे ये रिक्वेस्ट में क्या भेजा था, रिस्पांस क्या आया है, उसको थोड़ा रेड कलर से या किसी कलर से जहाँ गलती है उसको क्या कर दोगे, मार्क कर दोगे कि भैया टैग्स अभी भी क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है, जबकि वहाँ से हमने 2 टैग ऐड किए। अब डेवलपर बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। अगर लगेगा उसको गलती है तब क्या करेगा, वो डिफेक्ट को क्या करेगा, वो फिक्स करेगा। क्लियर है? अच्छा, और आगे देखो, अब तो आई थिंक तुम लोग कर सकते हो, टैग्स को क्या कर सकते हो, तुम डिलीट भी कर सकते हो, उसके लिए भी ऐसे ही है। और क्या है,
स्कोर ऐड कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। और जिसमें अगर देखो पोस्ट है, ये भी देखो क्या है, पोस्ट है। रिक्वेस्ट में क्या भेजना है, कंटेंट टाइप, इसमें भी क्या भेजना है, वही www फॉर्म URL इंपोर्टेड ही है। और क्या है, ये क्या है, गेट के लिए है। भाई गेट में तो कोई बॉडी नहीं होती। और ये किस लिए है, अच्छा देखो, गेट टास्क रिलेटेड टू, रिट्रीव द टास्क रिलेटेड टू कॉन्टैक्ट सॉर्टेड बाय द डेट। इसका कहने का मतलब है आप अगर यही पैरामीटर क्या करोगे, देखो ध्यान से, यही इसका क्या है, एंड पॉइंट ना, इसमें पाथ पैरामीटर है, अरे क्यों नहीं भाई, ये देखो एंड पॉइंट के अंदर जो चीज करली ब्रेसेस में होती है, मतलब क्या है, ये चेंज हो सकती है ना, वही बता रहा है। ये URL हिट करना, कॉन्टैक्ट आईडी जिसकी भेजोगे उससे रिलेटेड जितने टास्क होंगे वो सारे टास्क आ जाएंगे, और वो भी किस वे में, सॉर्टेड। कैसे, डेट वाइज। जो टास्क पहले क्रिएट किया गया था 10 दिन पहले, वो नंबर 1 पे आएगा। जो 8 दिन पहले किया गया वो नंबर 2 पे, जो 5 दिन पहले क्रिएट किया गया टास्क नंबर 3 पे, जो आज किया गया वो नंबर 4 पे। ये बता तो रहा है, सॉर्टेड बाई दी डेट, अच्छा नहीं लेकिन सॉरी, सॉर्टेड बाई दी डेट पूरा पढ़ो, क्या, लेटेस्ट फर्स्ट, मतलब जो टास्क जितना नज़दीक का होगा वो कहाँ आएगा, पहले आएगा। ठीक है, ये बता दिया। अब हमको यही टेस्ट करके देखना है, पहले आ रहा है, हमने जैसे 4 टास्क बनाए हैं, उस कॉन्टैक्ट के साथ तब वो चारों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उन चारों की डिटेल सही आ रही है कि नहीं आ रही है। और जो रिसेंट टास्क है, लेटेस्ट है, वो नंबर 1 पे आना चाहिए, जो उससे पुराना है वो नंबर 2 पे, जो उससे पुराना है नंबर 3। अगर ये उल्टा है, पुराना वाला नंबर 1 पे आए और नया वाला नंबर 4 पे आए, तो उस कंडीशन में यही क्या होगा, डिफेक्ट होगा। हम कहेंगे भैया ये जैसा बोल रहा है वैसा कर, जैसा रिक्वायरमेंट में लिखा गया है वैसा ये काम नहीं कर रहा। अच्छा, पैच भी है इसमें। अच्छा, और ये क्या है, अपडेटिंग कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टीज बाय ईमेल। अच्छा, मतलब किसी कॉन्टैक्ट की प्रॉपर्टीज भी तुम बदल सकते हो। ये काम UI से भी कर सकते थे ना, वही काम UI से भी कर सकते। मतलब एक कॉन्टैक्ट जो बनाते हो तो उसके साथ कई प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे थी कई चीज़ें थी, तो वो प्रॉपर्टीज भी तुम चाहो तो बदल सकते हो। और ये बता रहा कैसे बदलना है, पहले देखो क्या बता रहा है, मेथड का नाम क्या है, पोस्ट। सर ये बदलने के लिए नहीं है, किसके लिए है, ऐड करने के लिए। अगर किसी कॉन्टैक्ट के साथ कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हो। मेथड कौन सा चलेगा, पोस्ट। और सैंपल जेसन दे रहा है, सैंपल जेसन, अच्छा यहाँ दिया, बताया है भाई इस तरह से तुमको देना है, टाइप बता देना, नेम बता देना, और क्या बता देना, वैल्यू। तो ये इस नाम की एक प्रॉपर्टी उसमें ऐड हो जाएगी। और चौको मत, ये प्रॉपर्टी इसमें है, देखो ये देखो प्रॉपर्टीज है ना, ये प्रॉपर्टीज है कि नहीं है। तो जैसे 2 प्रॉपर्टी हैं, कितनी प्रॉपर्टी हो जाएंगी अब, 3 हो। तुमको ये बता रहा है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी ऐड करोगे तो उसका टाइप बताओगे, नेम बताओगे, और क्या बताओगे, वैल्यू बताओगे। और ये क्या है, चेंज कॉन्टैक्ट ओनर। तो किसी कॉन्टैक्ट के साथ जो ओनर है वो चेंज कर सकते हो। ओनर का मतलब जैसे कॉन्टैक्ट तुमने बनाया तो ओनर में तो किसका नाम आ रहा है, तुम्हारा। हम चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट का ओनर क्या कर दें, चेंज कर दें, हम अपना नाम डाल दें या इनका नाम डाल दें, तो उसके लिए ये। और ये ओनर की वाली डिटेल भी कॉन्टैक्ट में आती है यार, देखो आती है कि नहीं। ये ओनर है, इसकी आईडी ये है, इसका डोमेन ये है, ईमेल ये है। अगर हम चाहें तो ओनर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और ये भी बता रहा होगा कैसे करना है यार। इसमें क्या बोल रहा है पहले देखो, मेथड कौन सा है, पोस्ट। कंटेंट टाइप इसका भी क्या है, वही एप्लीकेशन XWW फॉर्म URL इंकोडेड। URL इंकोडेड वाला जानते हो कहाँ से देना है, बॉडी से देना है। वहाँ पहले URL इंकोडेड चेंज करोगे, इसके बाद। और रिमूव कॉन्टैक्ट फ्रॉम अ कैंपेन,
किसी कैंपेन से अगर किसी कॉन्टैक्ट को रिमूव करना है तो उसके लिए है ये URL है। इसमें आपको बताना होगा क्या, वर्कफ्लो आईडी और क्या, कॉन्टैक्ट आईडी। तो जो कैंपेन होता होगा उसके पास वर्कफ्लो आईडी होती होगी, वो बता दो, और क्या बता दो, अपनी कॉन्टैक्ट आईडी। तो उस कैंपेन या उस वर्कफ्लो से उस आईडी को क्या करेगा, वो कर देगा, रिमूव कर देगा, हटा देगा। ये काम सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते हो कि भैया इन पे 4 लोग असाइंड हैं, एक लोग को अनचेक कर दिए, तो कितने लोग असाइन हैं, 3, तो तुमने क्या कर दिया, एक को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया ना। वही वाली फंक्शनैलिटी ये भी है। मतलब देखो सब UI से होता है, लेकिन पीछे सबके यही API कॉल होती है। देखो हर काम करने के लिए मिलेगा। और आगे बढ़ो, गेट कॉन्टैक्ट बाई फोन नंबर, ये भी है। क्या फ़ोन नंबर से भी कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो? ईमेल से भी निकाल रहे थे ना, आईडी से भी निकाल रहे थे ना, और ये कौन सा दे दिए हैं, फ़ोन नंबर। इन्होंने कहा भाई ऐसे URL देना है आपको, URL में अंतिम में क्या भेजना है, फ़ोन नंबर डालो, हम उसकी डिटेल लेके आ जाएंगे। एक क्या है, गेट कॉन्टैक्ट्स बाई डायनेमिक फ़िल्टर। अच्छा ये क्या है भाई डायनेमिक फ़िल्टर? यहाँ तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहा है, क्या क्या लिखा है, रिटर्न्स कॉन्टैक्ट्स आर कंपनीज ऑब्जेक्ट विच इज एसोसिएटेड विद गिवन फिल्टर। अच्छा बहुत बात नहीं समझ में आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम क्या देखेंगे फिर, कर देखें तो अच्छा हमको समझ में आया कि भाई URL तो यही दे देना है, डायनेमिक कहाँ तक, फिल्टर तक। एक्सेप्ट क्या कर रहा है, जेसन, मतलब रिस्पॉन्स किस में आएगा, जेसन में। कंटेंट टाइप क्या है, URL इनकोडेड है और बता रहा है कि कैसे भेजना है, एक पेज साइज भेजना है और एक क्या भेजना है, ग्लोबल शॉर्ट की भेजना है, और फिल्टर जेसन भेजना है, और उसका रूल जो भी है इस तरह से भेजो, है ना। इसको भेजो और इसके बाद अब रिस्पॉन्स चेक करो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। तो मतलब सब इसी तरह से हैं। क्रिएटिंग है, तो जैसे क्या कर रहे थे तुम, अब क्रिएट वो कर रहे थे ना, क्रिएट क्या, कॉन्टैक्ट, वैसे ही तुम क्या कर सकते हो, कंपनी भी क्रिएट कर सकते हो। ये बता रहा है टाइप क्या डालना है, कंपनी, ठीक है, इस तरह से डालना। और अपडेटिंग है कंपनी, फिर सब आसानी तो है ना। अपडेट वाले में क्या है, पुट है, पुट में भी बता रहा है कि कैसे आपको भेजना है और कैसे नहीं भेजना है। और बताओ लिस्ट ऑफ क्या बता रहा है, अगर सारी जैसे नहीं सारे कॉन्टैक्ट निकाल रहे हैं तो वैसे एक ये भी है कि जो कंपनीज हैं वो निकाल लो, देखते जाओ ऐसे। गेट कंपनी बाई आईडी, ये भी एक है। डिलीट सिंगल कंपनी। और एक चीज़ और बता दो, एक चीज़ और याद रखना, अगर ये APIs कर लेते, हम तो कहेंगे सब ट्राई करो, और ट्राई करने के साथ साथ लिख लो। अगर किसी में लगता है कि यहाँ से बात नहीं समझ में आ रही तो उसके बारे में 1-2 लाइन लिख लो। अगर ऐसे लिख दोगे तो 50-60 फंक्शनैलिटीज़ को समझ जाओगे ना। वो जो इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल अक्सर ये करते हैं कि अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो, और तुम लोग काम तो किए नहीं रहते हो, तो अक्सर लड़के उसमें क्या हो जाते हैं, तुमको यही सब नाम लेना है, मेरे यहाँ भैया एक CRM एप्लीकेशन में बोलना चालू करो, वी कैन क्रिएट कॉन्टैक्ट, वी कैन अपडेट कॉन्टैक्ट, वी कैन गेट सर्च कॉन्टैक्ट बाई ईमेल कॉन्टैक्ट। ऐसे बोलोगे 50 नाम रहेंगे तो कितना बड़ा उत्तर हो जाएगा। बहुत हो रहा है, उसको जरा सा भी डाउट होगा कि भाई इतनी फंक्शनैलिटी की बात कर रहा है, ये तो काम किया है। अक्सर बहुत से लोग होते हैं सब आता है, लेकिन पता चला कंप्यूटर आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा तो 2 लाइन के बाद उनसे आवाज़ नहीं निकल रही, 3 लाइन, तो भाई किसी को भी डाउट होगा। कह रहा है कि इसी प्रोजेक्ट पे 2 साल से काम कर रहा है और 2 मिनट नहीं बोल पा रहा है, जो काम किया होगा उसके दिमाग में तो 50 चीज़ चलेंगी, अरे ये भी था मेरे सॉफ्टवेयर में, ये भी था, ये भी, तो यही फंक्शनैलिटीज़ तो हैं। वैसे भी याद कर लो तो बोलने में अच्छा रहेगा। और सब एकदम एक लाइन, भाई डिलीट सिंगल कंपनी कर सकते हैं, मल्टीपल कंपनी कर सकते हैं, कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, कंपनी क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, बाई ID कर सकते हैं, बाई ईमेल कर सकते हैं, ऐसे ऐसे बताओ, बहुत फीचर्स हैं। और फिर क्या है, ये डील्स को लेके है क्या कुछ, ये क्या है, डिलीट सिंगल कंपनी बता रहा है, डिलीट है। वैसे डिलीट वाले में भी बॉडी नहीं होती, ना गेट वाले में होती है ना डिलीट वाले में। बस ID बता दोगे कंपनी की, वो क्या करेगा, उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा।
अभी कौन आ गया? डील्स। तो तुम चाहो तो क्या कर सकते हो? इसमें क्या क्या है? डेव एपीआई और क्या फिर है ये अपॉर्चुनिटी। ये यूआरएल यूज करोगे तो जितनी डील्स होंगी सारी क्या आ जाएंगी? डील्स आ जाएंगी। डील क्रिएट करने का भी होगा इसमें कुछ था। ये क्या है? गेट डील बाई इट्स आईडी। अगर तुम्हारे पास डील की आईडी हो तो तुम डील की डिटेल निकाल सकते हो। और क्रिएट डील, तुम नई डील क्या कर सकते हो? क्रिएट भी कर सकते हो। देखो लेकिन ध्यान से देखना पड़ता है यार कि क्या, जैसे देखो ये आ रहा है क्रिएट डील, कैसा है? पोस्ट है, बता रहा है कि जो रिक्वेस्ट वाली जेसन रहेगी वो कैसी रहेगी, कुछ ऐसी रहेगी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो उसमें बता रहा है कि आपको नेम डालना होगा डील का, और क्या डालना होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू डालनी होगी, प्रोबेबिलिटी डालनी होगी। प्रोबेबिलिटी का मतलब है उस डील के सक्सेस होने के कितने चांस हैं। जैसे लग रहा है 75%। क्लोज डेट, वो डील कब क्या होगी? क्लोज हो जाएगी। माइलस्टोन, प्रपोजल, मतलब जो है ये फॉर्मेट दे दिए। अब तुम यहाँ से क्या कर सकते हो? इसका यूज करके डील भी क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ जैसे डील्स, एक कॉन्टैक्ट्स नाम का फोल्डर बनाया है, एक बना लो। कौन सा? एक या नहीं, इसमें कहाँ बना है? ऐड फोल्डर एक बना लो। कौन सा? एक बना लो क्या? कंपनीज ना, और एक बना लो ऐड रिक्वेस्ट, एक बना लो। उसका नाम क्या रख दो? क्या रख दो? ये जो 3 हो गई कि नहीं? अरे सर हमने रिक्वेस्ट बना दी क्या? रिक्वेस्ट नहीं बनानी है, क्या बनानी है? कई डील से रिलेटेड भी कई एपीआई है ना, तो ऐसे 3 क्या बना दें हम? फोल्डर, कॉन्टैक्ट्स हो गया, कंपनीज हो गया, और ऐड फोल्डर करके एक बना लो। कौन सा? डील्स। और उनको फिर इसमें, इसके अंदर उनके रिक्वेस्ट बनाते चले जाओ। अच्छा, डील्स में पार्शियल अपडेट, पहली बात तो ये पार्शियल अपडेट नहीं है, ये है क्या? पुट। पार्शियल अपडेट, चलो भी इसको आगे बताएंगे। पार्शियल अपडेट और फुल अपडेट में अंतर क्या है, और याद रखना फुल के लिए क्या यूज होता है? पुट, और पार्शियल के लिए क्या यूज होता है? पैच। जैसे उसका ये लोग पैच ना बनाए, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पैच ना बनाया हो, या बहुत जगह ऐसा मिलेगा हम जिसमें काम कर रहे थे वहाँ पुट नहीं देखने को मिलता था। जहाँ मिलता था मैक्सिमम 98% जगहों पे क्या था? सिर्फ पैच ही था। और कई जगह ये लोग पुट बनाए हुए हैं। तो वहाँ पर भी सर जैसे कि बल्क मात्रा के वो कर सकते थे अपडेट। हाँ, देखो पैच में क्या है? पैच का ये है कि आप चाहो तो जितना बताओगे उतना अपडेट होगा, ज़्यादा बताओगे तो ज़्यादा, कम बताओगे तो कम। पुट में ये हिसाब नहीं है। पुट में जैसे मान लो, देखो पुट को ऐसे समझो, जैसे मान लो मेरे पास 10 इन्फॉर्मेशन है, हमने तुमको 2 इन्फॉर्मेशन बताई, 2 इन्फॉर्मेशन बताई, 8 नहीं बताई, तो 8 भी तुम अपडेट कर लिए। तुम कहे अच्छा कुछ नहीं बताए हो, हम चलो नल ले लेंगे आप। लेकिन पैच ऐसे बात नहीं करेगा। पैच ऐसे बात करेगा, भाई 2 चीज़ की बात कर रहे हो ना, सिर्फ 2 ही बदलेंगे, बाकी 8 को छेड़ेंगे नहीं। लेकिन पुट में क्या है? आपको 2 चीज़ आप बताए और 8 चीज़ नहीं बताए, तो जो नहीं बताए हो तो कहेगा वो भी अपडेट करेंगे, और जो पुरानी वैल्यू होगी उसको हटाएंगे। नहीं कुछ बोले तो चलो नल रखेंगे, नहीं तो 0 रखेंगे, लेकिन हम उसको भी अपडेट कर देंगे। इसीलिए तो क्या है वो फुल अपडेट, मतलब पूरा ही अपडेट होगा। और पैच में ये है कि आप कम बताओ तो कम, पूरा बता दो तो पूरा भी हो। ठीक है, चलो ये देखते हैं। ये भी, ये सारी डील्स कर सकते हो। किसी डील को क्या कर सकते हो? क्रिएट डील टू अ कॉन्टैक्ट यूजिंग ईमेल आईडी, मतलब कोई बनी हुई डील हो तो उसको किसी कॉन्टैक्ट के साथ अटैच कर सकते हो, उस कॉन्टैक्ट की ईमेल आईडी देगी। देखो सब समझ में आता है, रिक्वेस्ट पढ़ के ही फिर थोड़ी डिटेल लिखिए, डिटेल पढ़ो। पोस्ट है, वैसे ये लोग देखो
ये लोग देखो अच्छा नहीं दिए हैं, देखो ध्यान से। हाँ एक चीज़ और देखो, इन लोग का क्या है, पोस्ट है, इसके बाद ये लोग सैंपल देते हैं ना, रिक्वेस्ट कैसी होगी, सैंपल रिक्वेस्ट नहीं दी, सीधे क्या पकड़ा दी इन्होंने, कर्ल। लेकिन कर्ल देख के भी पकड़ो, देखो कंटेंट टाइप क्या है, जेसन है ना, मतलब औरों में क्या हो रहा था, जो औरों की हेल्प देख रहे थे, कर्ल भी थी और अलग से क्या दे रहे थे, जेसन भी दे रहे थे। यहाँ क्या कर रहा है, कर्ल के ही अंदर क्या डाल के दिए हैं, जेसन। तो वहाँ नहीं पढ़ने को मिल रहा तो कर्ल में देखो ना। जैसे मान लो जैसे और इसके पहले वालों में क्या दिख रहा था, एक्सेप्टेबल रिक्वेस्ट रिप्रेजेंटेशन, कि भैया कैसी जो रिक्वेस्ट होगी एक्सेप्टेबल होगा, उसका एक सैंपल तुमको ये बना के दिए हैं कि नहीं दिए। और फिर इसके बाद नीचे क्या दिए हैं, कर्ल भी दिए हैं, कर्ल में भी बना के दिए हैं। और यहाँ वाले में क्या है, वो वाला बना के नहीं दिए, कोई बात नहीं, लेकिन कर्ल में तो दिए हैं ना। कर्ल देख के तो हमें समझ में आ गया ना, कंटेंट टाइप मेरा क्या है, जेसन है, और वो बता रहा है ऐसे देना है, तो ठीक है भैया, वहाँ नहीं दिए यहाँ दी, यही सब समझ जाएंगे कि तुम क्या करना है और इसमें क्या नहीं करना। देखो बता रहे हैं, डील का नाम दे देना, और लेकिन नहीं देखो यूआरएल कैसा है, पहले वाले यूआरएल देखो, डेव API अपॉर्चुनिटी /email, फिर करली ब्रेसेस ना, मतलब अपनी ईमेल आईडी भेजो, तुम अपनी ईमेल आईडी किसकी, कॉन्टैक्ट की, इसके बाद वो जेसन में किसकी डील, किसकी डिटेल भेजो, डील की, वो डील उस कॉन्टैक्ट के साथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो भैया जरा हम कह रहे हैं सबसे ध्यान से इसको चला के तो एक बार देख डालो, ठीक है। चलिए हाँ मेथड चेनिंग बताते हैं पहले, उसके पहले मेथड चेनिंग से पहले अब जरूरत पड़ेगी ये समझने की। आप ये देखो भाई, ये क्या है, अब आप लोग कर लोगे ना यार, इसीलिए हमने कुछ इसमें जल्दबाजी नहीं की। हमने कहा देखो चीज़ आसान है, अगर जो चीज़ आसान है दूसरे तो और अच्छा से तैयार कर लो ना यार, और इस समय डिमांड में भी है ना। ये देखो ये क्या है, जेसन। ये क्या है, जेसन ऐसे ही होती है ना, पहचान देखो अक्सर जेसन कहाँ से स्टार्ट होती है, करली ब्रेसेस से, नंबर 1 पहचान। और नंबर 2 पहचान अक्सर इसमें कोलन दिखेगा, और नंबर 3 पहचान क्या दिखेगा, स्क्वायर ब्रैकेट। ऐसा नहीं तीनों दिखे तभी जेसन है, तीनों में से कोई भी दिख जाए तो समझ जाना ये क्या है, जेसन की बात, मतलब कुछ ऐसा ऐसा दिखे तो लगे समझ जाना ये क्या है, जेसन। जेसन क्या है, जेसन सिर्फ डेटा को रिप्रेजेंट करने का क्या है, तरीका भर है। वो चीज़ लोग एक्सएमएल में भी लिख देते हैं। जैसे अगर हमें अपनी ही डिटेल लिखनी हो तो भाई ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे लिख दिया सपोज करो क्या, नेम, और वैल्यू इक्वल टू दे दिया क्या, राहुल, इस तरह से। और फिर क्या किया, नेम पे ख़त्म कर दिया। अच्छा नेम के अंदर हम और डिटेल देना चाहते हैं तो चाइल्ड वर्ड नहीं बना देते, नेम के अंदर हम क्या बना दें, सपोज करो यहाँ बना दें क्या, कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। इसमें हम बता दें या एक पैरामीटर दे दें क्या, फ़ोन की वैल्यू कुछ दे दें, और फिर दे दें क्या, मोबाइल, उसकी वैल्यू क्या दे दें, कुछ दे दें। ऐसे बनाते हैं ना HTML, डेटा रखना है कि नहीं। अगर इसी फॉर्मेट में डेटा रखें तो तुम एक बार तुमको समझा दे भाई देखो ऐसे ही हम डेटा रखने वाले हैं, नाम देंगे, फिर अंदर क्या देंगे, कॉन्टैक्ट्स देंगे, उसके अंदर फ़ोन देंगे, फलाना देंगे, डिमांड, यही फॉर्मेट है। अब इसी आप फॉर्मेट में डेटा देते समझ जाओगे ना। अब इसी फॉर्मेट जैसे ये ऐसे कर रहे हो, ऐसी ही सेम चीज़ इसको किसमें हम मैनेज कर सकते हैं, एक जेसन में। जेसन वाले कुछ ऐसा करते शायद, करली ब्रेसेस लगाते, और क्या लगाते, करली ब्रेसेस, और लिखते क्या, जैसे नेम कोलन, और लिख देते क्या, राहुल, ऐसे। तो दोनों क्या है, डेटा रखने का बस एक तरीका भर है, जेसन भी, XML भी, और वो वाला जो तुम देखे हो URL फॉर्म क्या है, अरे फॉर्म URL इनकोडेड करके है ना, वो भी क्या है, एक डेटा रखने का। डेटा के कई फॉर्मेट्स हैं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कौन, जेसन। जेसन की पहली पहचान हमेशा स्टार्ट होगा किससे, करली ब्रेसेस से, ठीक। एक जिस देखो करली ब्रेसेस पे स्टार्ट होगा और करली ब्रेसेस पे क्या होगा, एंड होगा।
इसके बाद सब छोड़ो, अभी इनको छोड़ो, ये देखो, ये देखो क्या है, ये एक कहोगे कि ये एक फाइल है जिसके अंदर जेसन क्या है, डेटा है, ये जेसन है, ये बोलोगे। और बोलोगे ये कहाँ किस पे स्टार्ट हुआ है, करली ब्रेसेस पे, और किस पे ख़त्म हुआ है, करली ब्रेसेस। और आज से इस बात को जान जाओ, करली ब्रेसेस का मतलब होता है क्या जानते हो, ऑब्जेक्ट। तो हम बोलेंगे ये एक जेसन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। करली ब्रेसेस पे करली शुरू हो, करली ब्रेसेस पे कुछ एंड हो, तो क्या बोलना तुम आज से उसको जेसन में, ऑब्जेक्ट। ये जेसन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। और यहां पे देखो आईडी कोलन और उसकी वैल्यू है ना, इसी को बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, की। और इसको बोलते हैं क्या, वैल्यू। की और वैल्यू। तो ये हमेशा जेसन में, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, 3 की है और 3 क्या है, वैल्यू। आईडी की है, वैल्यू क्या है 5631 समथिंग करके, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, की है, वैल्यू क्या है 1000, और प्रोबेबिलिटी की है, वैल्यू क्या है 20। और एक बात ध्यान देना, इसमें कितने की है, कितने वैल्यू, और हर की वैल्यू, की और वैल्यू आपस में सेपरेटेड होते हैं किससे, कोलन से। और एक की वैल्यू का पेयर दूसरे की वैल्यू के पेयर से सेपरेटेड होता है किससे, कॉमा से। अगर 10, लेकिन देखो यहां कितनी वैल्यू है, हम कहेंगे 3 देश के नाम लिखो, तो क्या लिखोगे, पहले देश का नाम कॉमा, दूसरे देश का नाम कॉमा, तीसरे देश का नाम, फिर कॉमा लगाओगे। फिर क्यों लगाओगे भाई, तो वैसे ही सेम ये भी कर रहा है। अगर 3 की और 3 प्रॉपर्टी और वैल्यू है, या 3 की और वैल्यू है, तो पहला कॉमा, दूसरा कॉमा, तीसरे में कॉमा लगाने की कभी गलती मत करना। जेसन बहुत सेंसिटिव भी है, एक अक्षर इधर से उधर होगा काम नहीं करेगा, कहेगा आपकी जेसन करेक्ट है, कहेगा फलाने लाइन में दिक्कत है। ठीक है, तो ये की और वैल्यू समझ में आए। और एक बात समझ में आई क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, की और वैल्यू। और एक चीज देखते हैं, ये की, अच्छा ये क्या है, क्या बोला, ये की और ये वैल्यू। तो एक बात और देखना आज से, की विल बी ऑलवेज स्ट्रिंग। की हमेशा क्या होगी, स्ट्रिंग। और वैल्यू, वैल्यू कैन बी एनीथिंग। जैसे यहां क्या है, 3 की है, 3 वैल्यू है, की तो तीनों स्ट्रिंग है, वो तो होती ही है, लेकिन तीनों वैल्यू भी क्या है, स्ट्रिंग है। आई बात समझ में यार। देखो जावा में देखे हो ना भाई, इसमें और इसमें अंतर होता है ना। डबल कोट्स में 20 लिख दो तो स्ट्रिंग बन गया, सिंपल लिखो तो क्या हो गया, इंट हो गया। तो यहाँ याद रखना इस बात की वैल्यू जरूरी नहीं है कि क्या हो, स्ट्रिंग ही हो, वो इंट भी हो सकती है, मतलब न्यूमेरिक भी हो सकती है। जैसे 20 हो सकता है, 20.5 हो। अब डबल नहीं लिखना है इसको, मतलब की आप की लिखो और वैल्यू लिखो। वैल्यू आपकी न्यूमेरिक भी हो सकती है, डेसिमल वाली भी हो, इंट भी हो सकती है। डेसिमल वाली मतलब एक प्रॉपर वर्ड क्या, न्यूमेरिक हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, और भाई ये भी लिखा हो सकता है ट्रू या फॉल्स, मतलब क्या होगा, बूलियन। तो वैल्यू कैन बी एनीथिंग मीन्स क्या, स्ट्रिंग। और हम इंट नहीं लिख रहे हैं, हम सीधे लिख दे रहे हैं क्या, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक का मतलब नंबर भी आ गया, दशमलव आ गया, सब आ गया। तीसरा बूलियन। ये जनरली 3 टाइप की वैल्यू आप पाओगे। सही डबल कोट के अंदर तो होना चाहिए ना 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 ना, वैल्यू के लिए कोई ऐसी शर्त नहीं है। देखो एक फर्क बताए तुमको,
इस जैसे अभी तो तुम लोग जैसा अभी हाथों से यूज कर रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, अभी हम इसी को ऑटोमेट करेंगे। जब ऑटोमेट करेंगे, ये की भेजेंगे, तो जो वैल्यू पाएंगे हम क्या पाएंगे, 1000 पाएंगे ना, लेकिन 1000 नंबर ना पाएंगे। अगर उसमें 2000 जोड़ेंगे तो 3000 नहीं बनेगा, 1000 में 2000 क्या हो जाएगा, अब वो कॉन्केटेनेट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो अंतर है भाई डबल कोट्स में होने और डबल कोट्स में ना होने का। क्लियर है ये? तो ये बताओ, ये समझ में आई कुछ कि जेसन होगी और की और वैल्यू होंगे। की स्ट्रिंग होगी हमेशा, वैल्यू का टाइप कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कैसी जेसन है, जेसन किसने बनाई है और क्यों बनाई। ठीक है? अच्छा, एक चीज अब और देखते हैं इसी में। अब जरा इस जेसन को देखो, क्या दिख रहा है। हम कहेंगे जेसन में एक, ये जेसन पूरी कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है। जो सबसे पहला है उसे क्या बोले, ऑब्जेक्ट बोले ना, हम क्या बोले, ऑब्जेक्ट। और एक चीज और बोलना है इसको हम तो कहेंगे आज से, रूट का मतलब जड़ ना, जहां से शुरू हो रहा, भाई शुरू यहीं से हो रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं, रूट ऑब्जेक्ट। ये दोनों की और वैल्यू, ये की और वैल्यू, की और वैल्यू। ये कॉन्टेक्ट आईडीज क्या है, की है, की की पहचान है। करली कोलन के पहले लेफ्ट साइड में जो है वो क्या है, की है। और की क्या है यहाँ, कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर आईडी, ये की है। लेकिन कोलन के बाद क्या होती है, वैल्यू। वैल्यू देखो ना डबल कोट्स में लिखी है ना सीधे नंबर लिखी है, क्या दिख रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट। पहचानो स्क्वायर ब्रैकेट किस लिए होता है, एरे के लिए ना। तो याद रखो जेसन में की वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है, न्यूमेरिक भी हो सकती है, बूलियन भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, एरे भी हो सकती है। दिख रही नहीं दिख रहा, बताओ। ये देखो, ये की वैल्यू अगर डबल कोट्स में सीधे होती तो क्या होती, स्ट्रिंग। सीधे नंबर होता तो क्या होता, इंट। ट्रू फॉल्स लिखा होता तो क्या होता, बूलियन। लेकिन क्या लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट पे शुरू, स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या, एंड, और अंदर दो स्ट्रिंग, और दोनों वो भी कॉमा से क्या, सेपरेटेड। यार एरे तुम्हारे ऐसे ही तो बनते हैं जावा में। एरे कैसे बनाते हो बताओ, स्क्वायर भाई ऐसे लिखते हो ना। जैसे अगर स्ट्रिंग टाइप का एक एरे बनाना हो, चलो ये बना के दिखाते हैं कैसा होता है। स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट, नाम रख दिया क्या, str। ऐसे हम जावा में बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। अब जावा में तो एरे इस तरह से बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, लेकिन होता वो क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट ही ना। तो ये दिमाग में रखना, जब स्क्वायर ब्रैकेट किसी की के आगे दिख जाए क्या, स्क्वायर ब्रैकेट की कोलन और आगे स्क्वायर ब्रैकेट, तो समझ जाना इस की वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है। सॉरी इसकी की वैल्यू क्या है, एरे है। अच्छा, एरे में कितने आइटम, और बोलो यार, तो यहाँ शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ, 2 आइटम है कि नहीं। इस एरे में कितने आइटम है, 2, और दोनों किस टाइप के हैं, इंट कहाँ भाई, डबल कोट्स लगा है यार, स्ट्रिंग है ना। तुम बोलोगे, अगर तुम यहाँ बोलोगे, कहोगे कॉन्टैक्ट आईडीज की जो वो है वैल्यू है, वो एक स्ट्रिंग एरे है। क्या कहोगे, लिखो, कहोगे कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर आईडीज की जो वैल्यू है वो क्या है, एक स्ट्रिंग एरे। ऐसा भी हो सकता है यार, मान लो एक और है ऐसे, यहाँ पे एक और है, सपोज करो, ध्यान से देखना, एक की और बना दे रहे हैं। जैसे की बना दे रहे हैं क्या, ऐसा कुछ बताएं जिसमें नंबर्स हों, या जैसे मान लो हमें यहाँ रखना है क्या, की रखना है क्या, सपोज करो, हाँ मान लो कोई सामान है, उसकी क्या देनी है, प्राइस। और सामान की कई प्राइसेस हैं, मतलब हो सकता है उस सामान का जो प्राइस है वो इस पर डिपेंड करता हो। अगर 4 है का पैक है तो 100 रुपये है, 6 का है तो 120 रुपये है, 10 है तो 150 रुपये का, ऐसे कुछ है। तो 3 दाम है वहाँ, तो यहाँ पे लिखते हैं की बना देंगे वो लोग क्या, प्राइसेस कोलन। अब यहाँ नहीं लिखेंगे, 3 दाम है ना,
तो ऐसे नहीं ले भाई, देखो अगर होता प्राइस की वैल्यू क्या है 100 है या 200 है तो हम सीधे क्या लिखते, प्राइस कोलन क्या लिखते 200। लेकिन वो कह रहा प्राइस एक नहीं है, प्राइस कितने हैं 3 है। 3 वैल्यू किसमें रखी जाती हैं, एरे में ना यार। तो हम इसको ऐसे कर देते और लिख देते कि भाई एक मान लो 100 है, एक 120 है, 200। हाँ कॉमा लास्ट में नहीं रहे, लास्ट में बोलो, ठीक है। हाँ एरे में ही कह रहे हैं, एरे में भी लास्ट। अच्छा यहाँ, हाँ यहाँ लगाओ, ठीक। और इसी को देखो हम ऐसे लिखे हैं, चाहे तो कहो तुम्हारे लिए इसी को ऐसे लिख दें। ये तो सिर्फ क्या है, ऐसे एक स्टाइल है कि इसको ऐसे देख रहे, ऊपर वालों ने ऐसे लिख रखा है। और इसको ऐसे लिख दें, चाहे जैसे वैसे लिखे, बतिया तो क्या थी सेम। किसको, इसमें भाई ये तो डेवलपर का है ना, और ये नंबर है। लेकिन देखो अक्सर उन नंबर्स को हम इंट में रखते हैं जिन नंबर का कैलकुलेशंस में क्या होता है, यूज होता है। अब किसी के अकाउंट की आईडी, अब आईडी थोड़ी ना कहीं 2 का गुणा होगा आईडी में तो उससे कुछ निकल के आएगा। तो ऐसी चीज़ों को देखो, ये सब डिपेंड करता है डेवलपर क्या बनाना चाहता था, क्या बनाया, रिक्वायरमेंट क्या लिखी है, वो लोग क्या बनवा रहे हैं। वो लोग कहे हैं कि ये स्ट्रिंग रहेगा, भाई अगर हमको डाउट हुआ तो हम पूछेंगे कि भाई स्ट्रिंग क्यों आ रहा है, यहाँ तो इंट होना चाहिए। तो वो लोग कहेंगे, वो लोग अपना जस्टिफिकेशन दे देंगे, नहीं भाई ये इसीलिए बनाया गया है। वो शायद जस्टिफिकेशन तुमको दे कि यार देखो यहाँ आईडी आ रही है, ये आईडी को न्यूमेरिक लेके करेंगे क्या, आईडी को कुछ गुणा भाग थोड़ी करना, इसलिए हमने इसको किसमें रिप्रेजेंट किया है, स्ट्रिंग। ठीक है, बोलो तो ये समझ में आ रहा है। तो आप क्या समझ गए, एक जेसन हो सकती है, जेसन के अंदर क्या हो सकते हैं, की और हाँ भाई रूट ऑब्जेक्ट जरूर हो। जेसन में क्या होगा, एक रूट ऑब्जेक्ट होगा, और क्या हो सकता है, की और वैल्यू हो सकती है, नंबर 2 बात। और नंबर 3 बात कि की और वैल्यू जो होंगी कोलन से सेपरेटेड होंगी, और 2 की वैल्यू का पेयर आपस में किससे सेपरेटेड होगा, कॉमा से। और की वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंट भी हो सकती है ना, मतलब नंबर कुछ भी हो सकता है। और अगर हमें कई चीज़ें रखनी होंगी तो हम की वैल्यू क्या रखेंगे, एरे। जब एक की के ऊपर 10 वैल्यू चाहिए होगी तो हम क्या बनाएंगे, की और 10 एरे। ठीक है, और ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। अगर सोचो, अच्छा अगर एरे का कंसेप्ट ना हो तो प्रोग्रामिंग बहुत टेढ़ी हो जाए, और जेसन भी क्या हो जाए, बहुत टेढ़ा हो जाए। भाई जेसन में तो फिर क्या करोगे, तो पता चला 10 वैल्यू है तो 10 फालतू क्या बना रहे हो, की बना रहे हो, प्राइस 1, प्राइस 2, प्राइस 3, प्राइस 4। अरे 50 होंगे तो क्या 50 की बनाओगे। लेकिन ये जो एरे का कंसेप्ट होता है, आप एक की के ऊपर चाहो तो स्क्वायर ब्रैकेट में मल्टीपल वैल्यूज दे दो, जैसे यहाँ देखो है। क्लियर है इतना। अच्छा एक काम करना, इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में सीधे बस यही जेसन तुमसे कहते हैं एक्सप्लेन करो और कुछ मत करो। इतनी छोटी सी बात कहेंगे कि क्या क्या हो रहा है जेसन में, ये बताओ। अब 1 मिनट, एक थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स जेसन उठाते हैं। चलो ये जेसन जरा देखो तो, इसको पढ़ते हैं। क्या है, क्या क्या है, आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो रूट ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले करली ब्रेसेस पे स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले क्या है, रूट ऑब्जेक्ट है। और करली ब्रेसेस का मतलब होता है जेसन ऑब्जेक्ट। क्या, जेसन ऑब्जेक्ट। किसको, करली ब्रेसेस को क्या बोलते हैं, इससे क्या समझते हैं, जेसन ऑब्जेक्ट। और स्क्वायर ब्रैकेट से क्या समझते हैं, एरे। ठीक, चलो इसके बाद स्टार वैल्यू क्या है, की है, वैल्यू क्या है 4 स्ट्रिंग में है, ठीक है। लीड स्कोर भी की है, वैल्यू क्या है 92, ये भी क्या है स्ट्रिंग में है, अच्छी बात है। फिर टैग्स भी क्या है, की है, और इसकी वैल्यू स्ट्रिंग नहीं है, इसका क्या है, एरे है ऑफ स्ट्रिंग, या कहोगे स्ट्रिंग का क्या है, एरे है। और कितनी वैल्यूज दी गई हैं यहाँ पे, 2, लाइक्ड और लाइकली बायर। इसके बाद 3, अभी बताओ अच्छा कितनी की हम लोगों ने पढ़ी, 3, एक स्टार वैल्यू, एक लीड स्कोर, एक टैग्स, 3 ना।
और ये इसको ये की नहीं है, ये तो की क्या है, वैल्यू है। अब एरे में 2 वैल्यू भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 40 भी हो सकती है, लेकिन रहेंगी तो किस की पे, टैग्स पे। इसके बाद ये क्या दिख रहा है आपको, प्रॉपर्टीज, ये भी क्या है, की है। और कोलन के बाद वैल्यू के नाम पे इसमें क्या है, एरे है ना, ठीक है। अच्छा, और हमें एक चीज छोटी सी ये बताओ, ये क्या है, क्या बताए, जो चीज करली ब्रेसेस पे शुरू होती है, करली ब्रेसेस पे एंड होती है जेसन के अंदर, उसी को बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं जेसन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, एक जेसन ऑब्जेक्ट। एक जेसन ऑब्जेक्ट। इसके बाद ये दूसरा क्या दिख रहा है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, कॉमा। तीसरा क्या दिख रहा है, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। चौथा क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। पांचवा ये भी, फिर नीचे छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, टोटल 14 क्या है ये, ऑब्जेक्ट्स। ये अच्छा, ये बताओ, अच्छा ये एक मिनट जरा, ये लिप्स ओपन है, चलो नहीं है। मान लो अगर हम एक एरे बनाना चाहें, ध्यान से समझना, हम एक एरे बनाना चाहें और उस एरे के अंदर 4 ऑब्जेक्ट रखना चाहते हैं, रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं। एरे के साथ बाई डेटा टाइप भी सपोर्ट करता है और एरे के साथ ऑब्जेक्ट भी सपोर्ट करता है। एरे, अच्छा एक एरे हम बना रहे हैं, देखो ये जावा के एरे की बात कर रहे हैं, क्या लिखें, न्यू इंट और यहाँ लिखते हैं 6। तो इसका क्या मतलब है, एक एरे बना रहे हैं, किस टाइप का बना रहे हैं, इन टाइप का बना रहे हैं। इसके अंदर हम 6 वैल्यू रख सकते हैं और वो 6 की 6 वैल्यू किस टाइप की होंगी, इन टाइप की होंगी। अगर हम लिखें ऐसे, न्यू, ये इंट की जगह लिखते हैं क्या, स्ट्रिंग। और यहाँ जानते हो ना जावा में स्ट्रिंग एक क्लास है, डेटा टाइप नहीं है, और क्लास का क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और हम यहाँ लिख दें 10, तो इसका क्या मतलब है, ये भी एक एरे है, लेकिन किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। इसके अंदर स्ट्रिंग के 10 ऑब्जेक्ट रह सकते हैं। अगर हम ये बोले तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये भी एक एरे है, इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट हम रख सकते हैं, कितने, 10, वो भी किस टाइप के, ड्राइवर टाइप। तो एरे के अंदर हमेशा नंबर जरूरी नहीं है, स्ट्रिंग ही जरूरी नहीं है, एरे के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट हम रख सकते हैं। अब जरा ध्यान से इसको देखो, ये क्या दिख रहा है, प्रॉपर्टीज क्या है, की है। चलो यहाँ लिखते हैं थोड़ा, ये प्रॉपर्टीज क्या है, की है, और किस टाइप की है, स्ट्रिंग ही होती है ना। और बताओ कोलन, वैल्यू क्या है, कैसे पूछ रही है, प्रॉपर्टीज कोलन, आगे दूसरी बात नहीं कर रहा है, वो तो हम इससे मत कंफ्यूज हो, ये तो हम बस लिख रहे हैं। प्रॉपर्टीज एक की है, उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टीज है, कोलन है, इसके बाद क्या लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट ना। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, एरे। तो की प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या है, एक एरे, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। ध्यान से देखो, इस एरे को, इसको हम बोल रहे थे, इसे हम क्या बोल रहे थे, इसे हम बोल रहे थे, इसका भी क्या है, की है, कैसी है, स्ट्रिंग है। इसके बाद इसके अंदर क्या है, मिनट ऐसे कर देते हैं, इसके बाद इसके अंदर क्या है, एरे है। और एरे किस टाइप का है, एरे के अंदर वैल्यू कैसी है, स्ट्रिंग है ना, सीधे एरे है। और लिख देते हैं एरे ऑफ स्ट्रिंग ना। जरा ध्यान से इसको पढ़ो, प्रॉपर्टीज क्या है, की है, कोलन के बाद क्या, वैल्यू है, वैल्यू क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है, एरे है, ऑफ। अब इसके अंदर स्ट्रिंग नहीं है भाई, इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट है ना, कर्ली ब्रेसेस ये, फिर कॉमा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो हम कहेंगे इसके अंदर एरे ऑफ
जेसन क्या है? ऑब्जेक्ट। मतलब की वैल्यू एरे भी हो सकती है, एरे के अंदर इंट भी हो सकता है, एरे के अंदर स्ट्रिंग भी हो सकता है, स्ट्रिंग और एरे के अंदर जेसन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। देख लो भाई, दोनों में अंतर है। तुम कहोगे सर ये अंदर लिखा है, वो तो अंदर लिखा है ना। इसको देखो और दूसरे ढंग से दिखाएं इसी को। देखो ये देखो, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, फिर कॉमा ये क्या है? दूसरा ऑब्जेक्ट है, फिर कॉमा ये क्या है? तीसरा ऑब्जेक्ट है। तो ये भी की है और प्रॉपर्टीज इसकी क्या है? की है। और वैल्यू इसकी ना तो इंट बोलोगे, ना न्यूमेरिक बोलोगे, ना स्ट्रिंग बोलोगे, कहोगे एक ये एरे है। किस टाइप का? ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्ट टाइप का बोलोगे। अच्छा, तो क्या हुआ, समझ में आया? या हमने लिखा भी है। अच्छा, कभी कभी जेसन ऐसी दिखेगी, जरा ध्यान देखना, ध्यान से देखो। जरा एक जेसन ये देखना जरा ध्यान से। ये देखो सब लोग, ये जेसन है ना, की और वैल्यू है कि नहीं इसके अंदर। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं की, लिखते हैं क्या? एड्रेस। ध्यान से देखना। फिर लिखते हैं क्या? कोलन। फिर हम लिख सकते हैं एड्रेस की वैल्यू। लेकिन मेरे पास एड्रेस भी हैं 2-3। मान लो एक मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस है, एक मेरा ऑफिस एड्रेस है, और एक मेरा मान लो परमानेंट एड्रेस है। मेरे पास कितने एड्रेस हैं? 3। तो हम कैसे लिखें? या तो भाई तीनों तो, या तो हम लिखें एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 ऐसा, या फिर हम ऐसा लिखें कि एरे बना दें और एरे के अंदर हम क्या लिखते हैं? तीनों लिख दें। लेकिन तीनों लिख देंगे, मान लो एक में रेजिडेंशियल डाल दिए, एक में क्या डाल दिए? परमानेंट, और एक में डाल दिए क्या? मान लो ऑफिस एड्रेस। तो देख के पैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑफिस वाला है, कौन सा वो है। अगर तुमको क्रम याद रहा कि पहले नंबर पे कौन सा डाले हैं? रेजिडेंस वाला डाले हैं, दूसरे पे क्या डाले हैं? परमानेंट, तीसरे पे डाले हैं कौन सा? ऑफिस वाला। क्रम याद रहा तब तो देख के पकड़ लोगे। क्रम याद न रहा तो तब कंफ्यूज हो जाओगे ना यार कि पहले नंबर पे क्या है और नहीं है ना। अब ध्यान से देखो हम क्या करने जा रहे हैं। एक की है, की कोलन, इसके बाद देखो हम क्या कर रहे हैं, एक करली ब्रेसेस लगाए और ऐसे, और अब ऐसे लिख दें कि क्या? ऑफिस कोलन, और ऑफिस का दे दें कामा, और फिर क्या लिख दें? सपोज करो होम लिख दें। इसमें क्या हो? होम एड्रेस हो। तीसरा लिख दें कौन सा? मान लो परमानेंट। ये क्या हो गया भाई बताओ? तीसरा हो गया कि नहीं हो गया? और यहाँ पे तीसरे की वैल्यू दे दो। अब क्या बोलोगे बताओ? आईडी की वैल्यू किस टाइप की है? स्ट्रिंग टाइप की है। एक्सपेक्टेड वैल्यू की वैल्यू किस टाइप की है? स्ट्रिंग टाइप की है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किस टाइप की है? स्ट्रिंग टाइप की है। लेकिन एड्रेस की वैल्यू किस टाइप की है? जेसन ऑब्जेक्ट। तो ये एक ध्यान दो, इसीलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं कि की विल बी ऑलवेज स्ट्रिंग, वैल्यू कैन बी एनीथिंग। स्ट्रिंग भी हो सकती है, न्यूमेरिक भी हो सकती है, बूलियन भी हो सकती है, एरे भी हो सकती है, और जेसन ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है तुम्हारे साथ की वैल्यू की जगह सीधे करली ब्रेसेस लगा, की कोलन करली ब्रेसेस, तुरंत पकड़ लेना क्या कि भैया इस की वैल्यू क्या है? जेसन ऑब्जेक्ट है। अब जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर जाके देखो, ऐसा भी हो सकता है की वैल्यू क्या है? देखो ध्यान से, की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है? की वैल्यू क्या है? जेसन ऑब्जेक्ट है। अंदर ऑफिस है। अब मान लो मेरे पास ऑफिस 2 ठो हैं। मेरे पास कितने ऑफिस हैं? 2 हैं। तो हो सकता है इसके अंदर फिर हम क्या बना दिए हूँ? एरे बना दिए। मान लो ऑफ 1 अमा ऑफ। देखो अब क्या कहोगे? अब कहोगे
एक रूट ऑब्जेक्ट है, रूट जेसन ऑब्जेक्ट है, रूट के अंदर आईडी एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रोबेबिलिटी भी है और साथ में कौन है, एड्रेस है। एड्रेस की वैल्यू एक जेसन ऑब्जेक्ट है, उस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑफिस नाम का क्या है, एरे है, ऑफिस की है, उसकी वैल्यू क्या है, एक एरे है, और दूसरा होम है, उसकी वैल्यू स्ट्रिंग है, तीसरा ही। ऐसा भी हो सकता है यार। अब क्या मतलब हुआ, अब कैसे पढ़ोगे, क्या बोलोगे? बिल्कुल इस तरह से। अरे यहाँ पे ये है ना, तो और यहाँ पे मान लो क्या है, ए कोलन ये और बी कोलन इस तरह से, बी कोलन ये। अब इस तरह से देखते हैं, 1 मिनट, लो ऐसे करो, अब पढ़ो। अब क्या पढ़ोगे, अब कहोगे एड्रेस एक की है, उसकी वैल्यू क्या है, जेसन ऑब्जेक्ट ना, जेसन ऑब्जेक्ट है, जेसन ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर और 3 की है, ऑफिस, होम और परमानेंट। ऑफिस भी एक की है, उसकी वैल्यू क्या है, एक एरे है, ठीक है, और उस एरे के अंदर 2 क्या है, ऑब्जेक्ट है। सॉरी, इसको ऐसे रखो ना, क्या कहोगे, फिर उस एरे के अंदर भी 2 क्या है, जेसन ऑब्जेक्ट है। पहले जेसन ऑब्जेक्ट में ए की वैल्यू ऑफ 1 है और दूसरे जेसन ऑब्जेक्ट में बी है की और उसकी वैल्यू क्या है, ऑफ 2 है। मतलब ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड जेसन्स होंगी कि एक की होगी, किसी में वैल्यू होगी, किसी में क्या होगा, जेसन ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाओगे एरे पड़ा होगा, एरे के अंदर फिर ऑब्जेक्ट पड़े होंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर फिर वो कोई की होगी, की के अंदर फिर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, एरे पड़ा होगा। ये डिपेंड करता है कितना कॉम्प्लेक्स डेटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे तुम्ही लोग की सारी डिटेल है, अगर सही से अभी हम यहाँ पे डिस्प्ले करने की कोशिश करें, हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, हमें बनाना पड़ जाएगा। जैसे तुम लोग कहोगे मेन हो गया तुम्हारा नाम, लेकिन अब ये तो तुम्हारा नाम हो गया, वैल्यू हो गया, अब तुम्हारे लिए होता है कि एक क्या हो, डिटेल, ठीक है, एक नेम हो गया, एक क्या हो गया, मान लो डिटेल हो गया, डिटेल कोलन गए तो डिटेल में अब तो कई तरह की डिटेल हो गई। पर्सनल डिटेल एक ऑब्जेक्ट हो गया, पर्सनल डिटेल में फिर ये डिटेल हो गई कि मदर कौन है, फादर कौन है, फिर प्रोफेशनल डिटेल, पब्लिक डिटेल, ऐसे करके अगर पूरा डेटा तुम्हारा ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो जेसन कैसी बन जाएगी, बड़ी कॉम्प्लेक्स। की होगा, की में वैल्यू होगी, या की में क्या होगा, ऑब्जेक्ट, वैल्यू की जगह क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट में फिर की और वैल्यू होंगे, अंदर फिर एरे होगा। लेकिन इसको ध्यान से समझो, इसलिए हम कह रहे हैं समझने के लिए, क्योंकि अगर तुम्हें इस की वैल्यू निकालनी होगी तो डायरेक्ट इस की वैल्यू निकल के नहीं आएगी, रास्ता तुमको वही फॉलो करना पड़ेगा। पहले तुम्हें हम कोड भी करेंगे तो पहले आप किससे बात करेंगे, रूट ऑब्जेक्ट से। रूट ऑब्जेक्ट से फिर हम किसके पास पहुंचेंगे, एड्रेस के पास। एड्रेस के पास से के बाद हम किसके पास पहुंचेंगे, ऑफिस के पास। ऑफिस के पास पहुंचेंगे तो हमें एरे मिलेंगे, और एरे में भी 2 ऑब्जेक्ट हैं। हमको अगर पहले की ए की वैल्यू चेंज करना है तो फिर हम किस में जाएंगे, 2 में से पहले पे जाएंगे, फिर पहले की वैल्यू जाके चेंज करेंगे। तो रास्ता हमें पूरा पकड़ना है, इसलिए बात समझ में आनी चाहिए कि कैसे कैसे क्या बना हुआ है। देखो, और जेसन बहुत बड़ी बड़ी होंगी, कई बार ऐसे रिक्वेस्ट डालोगे ना, रिस्पॉन्स में जेसन आएगी 2000 लाइन। भाई इसी में अगर तुम 100-200 कॉन्टैक्ट बना दो, जब गेट लिस्ट कॉन्टैक्ट वाला, गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स वाला यूज करोगे तो कितने आएंगे। जब देख रहे हो कि एक कॉन्टैक्ट के लिए 40 लाइन रख रहा है, 100 लाइन, अगर 100 कॉन्टैक्ट्स बनेंगे तो कितनी लाइनें आ जाएंगी, 4000। 100 के लिए 40 करो, कितना हो जाएंगी, 4000 लाइनों का रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, ये बात समझ में आई। अब तो भाई अब एक बार जेसन में देखो, ऐसी जेसन मिलेंगी। देख रहे हो, ये भी एक क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक की है क्या, वैल्यू। वैल्यू की वैल्यू भी किस में है, करली ब्रेसेस में है क्या,
कर्ली ब्रेसेस में है तो मतलब ये, सॉरी कर्ली ब्रेसेस नहीं है, ये किस में है, ये स्ट्रिंग में है, पूरा सब कुछ किस में है, स्ट्रिंग में। ठीक है, ठीक है, लेकिन तुमको अलग अलग टाइप के इस तरह से तुमको दिखाई देंगे। तो अब जेसन पहचान लोगे ना कि भाई कहाँ वैल्यू है, कहाँ ऑब्जेक्ट है। और अच्छे ये बताओ, ये अच्छे ये अच्छा एक चीज़ ये देखो, ये रूट ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, रूट जेसन ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, रूट। और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं ना। ऐसा तो HTML में भी बोलते थे कि एक डिव है, डिव के अंदर स्पैन है, तो क्या कहते थे, डिव पेरेंट है और स्पैन क्या है, चाइल्ड है। भाई कैसे होता था, ऐसे ना, देखो जैसे डिव पे बनाया, डिव पे क्या किया, स्टार्ट किया और एंड किया, और अंदर एक क्या बनाया, मान लो स्पैन। तो क्या पढ़ते थे, HTML हो चाहे XML, क्या पढ़ते हो, ये पढ़ते हो कि भाई डिव जो है क्या है, पेरेंट है, स्पैन उसका क्या है, चाइल्ड है। वैसे यहाँ भी पढ़ो, ऐसा भी हो सकता है यार। देखो एड्रेस की वैल्यू की है, और की यहाँ पे देखो ध्यान से, अच्छे एक मिनट ऊपर कर देते हैं इसे। एड्रेस की है, उसकी वैल्यू क्या है, जेसन ऑब्जेक्ट है ना। जेसन ऑब्जेक्ट में भी एक की है क्या, होम। वैल्यू, वैल्यू की जगह देखो हम ये लिख दे रहे हैं, और अब इसके अंदर मान लो एक हो गया, सपोज करो होम में लिख देते हैं कि कुछ भी लिख दो, एक परमानेंट लिख देते हैं इस तरह से कुछ भी, और एक लिख देते हैं क्या, टेम्पोररी के लिए क्या लगा देते हैं। अब कैसे पढ़ोगे, अब देखो ये रूट ऑब्जेक्ट है, उसका चाइल्ड कौन है, एड्रेस। एड्रेस ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या है, उसका चाइल्ड है, उसके अंदर है ना। और ये जो होम वाला दिख रहा है ये किसका चाइल्ड है, एड्रेस के अंदर जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका भी एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट कौन है, ये है ना। तो ऐसा एकदम इस तरह से जेसन बनेगी। एक उसका वैल्यू होगी, किसी में एरे पड़ा होगा, किसी में ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर फिर की वैल्यू होंगी, की वैल्यू में फिर एरे वैरे होंगे, दुनिया भर की चीज़ें होंगी। लेकिन हाँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा जो दिखेगा। हाँ, बस इतना हो सकता है, एक चीज़ और, कहीं कहीं तुमको कोई एक ऐसी जेसन दिख जाए जो सीधे स्टार्ट हो रही हो किससे, स्क्वायर ब्रैकेट से, ऐसा भी दिख सकता है। जेसन दो ही चीज़ से स्टार्ट होगी, या तो कर्ली ब्रेसेस से और या तो स्क्वायर ब्रैकेट से है, तो समझ लो इसके रूट में ही क्या है, एरे है। और इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल तुम्हारी आंख के सामने है जो तुम लोग यूज कर रहे हो। ये देखो, ये यूज किए थे ना अभी, फेच ऑल कॉन्टैक्ट्स। रिक्वेस्ट भेजते हो, रिस्पांस आता है कि नहीं आता है, इसमें रिस्पांस खुद निकालना पड़ेगा। हो गया इसको, मतलब ये दिखाना चाहते हो जो लिस्ट वाला मेथड नहीं था पहला वाला, उसको जब कॉल करो तो जरा रिस्पांस देखना कर्ली ब्रेसेस से नहीं शुरू हुआ है, किससे शुरू हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो समझ, मतलब उसमें है भी यही, उनका कंसेप्ट यही है कि आप भेजोगे भाई, लिस्ट कॉन्टैक्ट्स करके भेजोगे तो हम आपको 100 कॉन्टैक्ट देंगे। अब 100 कॉन्टैक्ट देंगे तो सीधे क्या दे रहे हैं, एरे दे रहे हैं। समझ रहे हो, कामा कामा करके। और ध्यान से देखोगे एकदम अच्छा। ये देखो, ये देखो
fetch all contacts request not found। कौन सा नाम है इसका? ये गड़बड़ हो गया क्या यार? वो शायद कहीं इधर उधर हो गया कुछ, इसमें हैंग होने की वजह से लग रहा है क्या हो गया, और करप्ट हो गया। वैसे इसका जब रिक्वेस्ट का रिस्पांस देखोगे ना तो वहाँ पे भी एक स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, फिर करली ब्रेसेस एक कॉन्टैक्ट के बारे में, फिर जहाँ वो खत्म होगा कॉमा, फिर करली ब्रेसेस दूसरा तीसरा। अगर 10 कॉन्टैक्ट होंगे तो ऐसे ही आए होंगे, अंतिम में स्क्वायर ब्रैकेट से वो क्या होगा, बंद होगा। मतलब सर जैसे लिस्ट निकालना हो किसी कंपनी या पर्सन का भी तो वो भी स्क्वायर ब्रैकेट से करना होगा। हाँ मतलब देखो एकदम अरे ये मान के चलो कि इन लोगों ने क्या कर रखा है,